मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में पुलिस उपाधीक्षक दीक्षांत परेड की सलामी ली। कहा, अपराधियों को दंड दिलाना और पीड़ितों को न्याय दिलाना पुलिस की है बड़ी जिम्मेदारी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महाराजगंज का किया दौरा। महिला बंदियों उनके बच्चों को बांटे उपहार। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी किया संबोधित। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने की राज्यव्यापी विधानसभा मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत। आजमगढ़ में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। कानपुर के चकेरी में जीका वायरस के मिले 6 और संक्रमित मरीज। प्रभावित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए चकेरी में हाई अलर्ट घोषित। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद में पुलिस उपाधीक्षक भव्य दीक्षांत परेड की सलामी ली। इस दौरान पुलिस बैंड ने मनमोहक देशभक्ति की धुनें बजाते हुए मार्च किया। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशिक्षण संस्थान से पास आउट हुए 72 पुलिस उपाधीक्षक को संबोधित करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण एक बड़ी चुनौती है, जिसे सख्ती से निपटा जाना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखी है। ऐसे में अपराधियों को दंड दिलाना और पीड़ितों को न्याय दिलाना उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। जोरदार तालियां बजाएं। आप तालियों में कुछ कंजूसी कर। विषयों जैसे मानचित्र पठन, प्लान ड्राइंग, रेडियो संचार तथा प्राथमिक चिकित्सा एवं आपसे पीछे नहीं। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसमें कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण एक बड़ी चुनौती है। हमारी सरकार के अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। पुलिस दल ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी रात दिन अपने कर्तव्यों का सर्वोपरि मानकर अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को दुरुस्त दुरुस्त रखने तथा सामाजिक सौहार्द स्थापित करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। सभी पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु गण पुलिस बल में एक जिम्मेदार पद पर नियुक्त होने जा रहे हैं, जहां अपराध नियंत्रण के साथ साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखने, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को दंड दिलाने और साथ ही पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्राप्त कराने में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना है। किसी भी पद का महत्व उसके दायित्वों एवं विभाग में उसकी भूमिका से होता है। पुलिस उपाधीक्षक का पद पुलिस बल का महत्वपूर्ण पद है। जनपदीय पुलिस में आपको मुख्यतः कानून व्यवस्था का संरक्षण, अपराध नियंत्रण हेतु सक्रिय पर्यवेक्षण करना होगा। विवेचना के पर्यवेक्षण में आपकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बाद में मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लोकार्पण और चाबी वितरण कार्यक्रम में योजना के लाभार्थियों को आवास की प्रतीकात्मक चाबी सौंपी। उन्होंने अपनी सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि सपा नेता अखिलेश यादव सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जिन लोगों से कर रहे हैं वो उनके मानसिक स्तर को दर्शाता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आज महाराजगंज पहुंचने पर उनका गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। राज्यपाल ने महाराजगंज में जिला जेल में महिला बैरक का निरीक्षण किया और जेल में मौजूद बच्चों के लिए बनाए गए कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने महिला बंदियों से मुलाकात कर उन्हें अंग वस्त्र प्रदान किए। उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न विभागों और महिला समूहों द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण किया तथा जिला अस्पताल के टीकाकरण केंद्र, प्रसव वार्ड तथा बच्चों के वार्ड का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। राज्यपाल ने मरीजों को फल वितरित किए और टीबी से संक्रमित बच्चों से मुलाकात कर उन्हें खिलौने भेंट किए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के चौमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पूरे भारत में आंगनबाड़ी का संचालन हो रहा है
इतनी बड़ी संख्या में हर गांव में 1 से लेकर 7-8 तक की आंगनवाड़ियां होती हैं। आबादी के हिसाब से आंगनवाड़ी की रचना की जाती है और आंगनवाड़ी में जो बच्चे आते हैं वो बच्चे तो गरीब घर के बच्चे हैं। कई झुपड़पट्टी में रहते वाले हैं तो कहीं अपने माँ बाप कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे घरों से भी बच्चे आते हैं और वो बच्चों की शिक्षा का प्रयास करना, उसके स्वास्थ्य की देखभाल करना, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ही बच्चे जब आंगनवाड़ी में आएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ खेलेंगे, बातचीत करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो धीरे धीरे करके स्वस्थ भी होते रहेंगे और शिक्षा भी लेते रहेंगे और वो ही बच्चे धीरे धीरे करके प्राथमिक, माध्यमिक और कॉलेज तक पहुंचेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक समारोह में आज भारत निर्वाचन आयोग के राज्यव्यापी विधानसभा निर्वाचक नामावली संचित पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधानसभा निर्वाचक नामावली संचित पुनरीक्षण कार्यक्रम 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। इस दौरान पहली बार मतदाता बनने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के साथ ही मतदाता सूची में संशोधन और नामों को स्थानांतरित करने तथा रद्द करने सहित मतदाता के पते को शुद्ध करने की भी कार्रवाई की जा सकेगी। कार्यक्रम में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी और लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। तो आज से विशेष संचित पुनरीक्षण जो मतदाता सूची का हो रहा है उसकी शुरुआत है। हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः आह्वान कर रहे हैं, विशेष तौर पे हमारे युवा साथीगणों से जो 1 जनवरी 2022 को अर्हता तिथि को 18 साल या उससे ऊपर के हो रहे हैं, वो अनिवार्य रूप से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। साथ ही जो लोग छूट गए हैं वो भी अपना नाम दर्ज कराएं। साथ ही किसी को करेक्शन कराना है या जो उसके मतदाता सूची में त्रुटि है तो उसको भी करा सकते हैं। ये 1 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक दावे आपत्तियां ली जाएंगी, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग भी होगी और 20 दिसंबर तक इसकी पूरी प्रोसेसिंग करके 5 जनवरी 2022 को इसका अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में पहली बार मतदाता बनने वालों, मतदान अर्हता को रखने वालों के साथ अन्य आम जनमानस को जागरूक करने के लिए आजमगढ़ में एक रैली निकाली गई, जिसका उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुक्ल ने किया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में आज से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। उसी क्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन किया गया है, जिससे आगामी विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे छूटे हुए लोगों के नाम बढ़वाने, अनावश्यक नाम को कटवाने के साथ संशोधन आदि करवाने के लिए लोग जागरूक हों। इस तरह का अभियान प्रत्येक माह में 4 दिन चलाया जाएगा। छात्राओं ने बताया कि हम लोग आम जनता को मतदान करने के लिए रैली के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं, जिससे वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। रैली निकालने का यह उद्देश्य है कि आम जनता लोग मतदान के लिए जागरूक हो, अपने वोट डालें और अपना अधिकार अपने अधिकार के लिए उत्सुक हो। जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। इस समाज को, इस देश को, हर एक मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश क्रम में आज से मतदाता पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ होगा। उसी क्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार की रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न तहसीलों में, ब्लॉक में भी प्रारंभ किए गए हैं।
एटा में यातायात माह का शुभारंभ जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा आज किया गया। इस दौरान लोगों को यातायात नियमों से संबंधित जानकारी दी गई और यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें होमगार्ड, पीआरडी, स्काउट गाइड और स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। यातायात जागरूकता रैली पुलिस कार्यालय से प्रारंभ होकर विभिन्न बाजारों और स्थानों से होते हुए पुलिस लाइन एटा पर आकर समाप्त हुई। रैली के दौरान यातायात जागरूकता संबंधी नारे लगाए गए और बताया गया कि वाहन स्वामी अपने वाहन पर सही नंबर प्लेट लगाएं, अपने वाहन से संबंधित कागजात अपने साथ रखें, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, ओवर स्पीड से बचें तथा 2 पहिया वाहन पर हेलमेट धारण करके दुर्घटना तथा पुलिस कार्रवाई से बचें। लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोग यातायात नियम का पालन करें, चाहे वो पैदल यात्री हो या मोटरसाइकिल से चल रहे हो या गाड़ी से चल रहे हो, सभी को यातायात के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। इससे हम लोग जो दुर्घटनाएं हो रही है, जो जनहानि हो रही है, इसको हम लोग कभी ला सकते हैं। जागरूकता कार्यक्रम के तहत इसमें स्कूल कॉलेज के बच्चे विभिन्न स्कूलों के शामिल हुए हैं, जिससे आम जन को जो सड़क पर अपने जीवन की रक्षा के लिए तथा अन्य लोगों के जीवन की रक्षा के लिए जो सड़क पर वाहन चला रहे हैं वो अपने प्रति कैसे जागरूक हों, क्या सतर्कता रखें। इस जागरूकता कार्यक्रम के तहत ये बच्चों की रैली निकाली गई है। इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम पूरे माह में चलाए जाएंगे। गोंडा में भी आज से यातायात माह की शुरुआत हुई। पुलिस अधीक्षक ने यातायात के नियमों के पालन करने, सुरक्षित चलने और हेलमेट लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा सड़क पर बिना हेलमेट के जा रहे लोगों को रोककर उनको गुलाब का फूल दिया गया और समझाया गया कि वे जब हेलमेट लगाकर चलेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने भी लोगों को गुलाब का फूल देकर सुरक्षित रहने का संदेश दिया। एनसीसी और स्काउट गाइड के छात्रों की रैली भी निकाली गई, जो लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक करेगी। जनपद गोंडा में आज 1 नवंबर से नवंबर माह ट्रैफिक माह के रूप में आयोजित करे जाने का शुभारंभ किया गया है। इस पूरे महीने के दौरान में अलग अलग दिन ट्रैफिक के संबंध में, नियमों के संबंध में एवं गुड प्रैक्टिसेस के संबंध में लोगों को जागरूक कर किए जाने के लिए एक पूरा प्लान बनाया गया है। आज का शुभारंभ रैली के माध्यम से और गुलाब के फूलों का वितरण करके जिन्होंने नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, काउंसलिंग के माध्यम से वो करवाया गया है। आगामी आने वाले 20 दिनों तक लोगों को जागरूक करने का हम प्रयास करेंगे और ये भी निर्देशित किया गया है कि जनता के साथ में सही व्यवहार करते हुए, बिना दुर्व्यवहार किए हुए सही तरीके से लोगों को, नौजवान बच्चों को, पेरेंट्स को, पब्लिक को ट्रैफिक के नियमों के बारे में, सीट बेल्ट, हेलमेट इत्यादि के बारे में जागरूक करिए। बागपत में आज रमाला सहकारी चीनी मिल में वर्ष 2021-22 के गन्ना पेराई सत्र के शुभारंभ के अवसर पर भाजपा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने गन्ना लेकर आए 2 किसानों का पगड़ी बांधकर फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है कि समय पर प्रदेश के किसानों को गन्ना भुगतान किया जा सके। उसके लिए चीनी मिल प्रबंधन और शासन मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की बकाया धनराशि का भी जल्दी से जल्दी भुगतान कर दिया जाएगा। खुशी की बात है हमारे क्षेत्र के लिए, सभी किसान जो गन्ना किसान हैं उनके लिए, कि मुझको लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अगर किसी मिल का आज शुभारंभ हो रहा है, उसका नाम रमाला शुगर मिल है। रमाला शुगर मिल पिछले सीजन में जिस हिसाब से चलाया गया और इतना अच्छा चला, यहाँ के जीएम श्री राम, उनको भारत सरकार की तरफ से उनको सम्मान भी किया गया और इतने बहुत ही अच्छी, जिसके कह सकते हैं, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं बहुत ही एफिशिएंसी के साथ जिस प्रकार से मिल चलाया गया, और आगे के सीजन के लिए भी मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। किसानों का लगभग 16% जो है अभी तक भुगतान बाकी है और इसी महीने के अंत तक सभी किसानों को उसका भुगतान भी हो जाएगा। हमारे यहाँ जो किसान हैं वो लगभग 23,000 किसान हैं जो हमें चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति करते हैं। 16,000 हेक्टेयर गन्ने का रकबा है जिससे हमें गन्ना आएगा। इस बार जो है जो लक्ष्य रखा गया वो 86,40,000 का लक्ष्य पेराई का है, किंतु जो हमारे पास उपलब्धता है और जो उत्पादन को देखते हुए लगभग 95 लाख से ऊपर की गन्ने की पेराई करेंगे,
पिछली बार हम लोगों ने गन्ने की पेराई 98,79,000 के आसपास किया था, लेकिन इस बार जो उम्मीद है कि हमें लगभग 1 करोड़ गन्ना मिलेगा। जो हमारे किसान भाई हैं उनका पूरा का पूरा गन्ना लेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर इंडिगो द्वारा मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद के लिए सीधी विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश को विमान सेवा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना से विमान सेवा सामान्य जन के लिए भी सुलभ हो सकेगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और सांसद देवेंद्र सिंह भोले भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, कैबिनेट मंत्री सतीश महाना और सांसद सत्यदेव पचौरी ने भी संबोधित किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिनकी हमेशा ये सोच रही है कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को ध्यान में रख करके सरकार की योजनाएं बनाई जाए। उनकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना उड़े देश का आम नागरिक, सब उड़े सब जुड़े हैं, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके। आज देखिए जितना रेलवे में ट्रैफिक है उससे कहीं ज़्यादा प्लेन में लोग सफ़र करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम हर मंडल मुख्यालय को प्रदेश की और प्रदेश की राजधानी सहित देश के बड़े शहरों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट काम कर रहे थे हमारी सरकार आने के पहले तक और 24 जगह उड़ानें थी, आज 80 जगह उड़ानें हो गई हैं और 9 एयरपोर्ट संचालित हो गए। भारत का पहला राज्य होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बाराबंकी में पार्टी के बूथ अध्यक्षों से मुलाकात की और उनको दीपावली किट और कमल रूपी तोरण द्वार भेंट किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले अपने सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को एक पारिवारिक माहौल का एहसास कराने की शुरुआत पार्टी द्वारा की गई है। स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि बीजेपी संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रही है, क्योंकि यही कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के साथ मोहम्मद अली जिन्ना का नाम जोड़े जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जिन्ना का नाम सरदार पटेल के साथ लेकर देश की एकता और अखंडता की सोच रखने वाले करोड़ों देशवासियों का अपमान किया है। ये पार्टी का एक दीपावली किट सभी बूथ अध्यक्षों के पास जा रहा। आज मैं स्वयं प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरा दायित्व तो बनता है कि संगठन की सबसे मजबूत इकाई, संगठन की सबसे ताकतवर इकाई और संगठन के समर्पित कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले और पार्टी के विचारधारा को मजबूत रखने के लिए जो बूथ स्तर पर काम करते हैं, ऐसे बूथ अध्यक्षों का सम्मान करने के लिए, दीपावली किट देने के लिए और तोरण द्वार उनके दरवाजे पर लगाने के लिए कुछ बूथ अध्यक्षों के घर पर गया और कुछ बूथ अध्यक्षों को वितरण किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में आज लखनऊ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने पत्रकार वार्ता में कोयला घोटाले को लेकर किए गए पूर्व सीएजी के खंडन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उस दौर में कांग्रेस की सरकार को गलत बयानी करके बदनाम करने के प्रयास किए गए थे। ये मामला कोर्ट में खारिज हो चुका है और पूर्व सीएजी के खंडन के बाद अब सारी बातें साफ हैं कि उस दौर में कोयला को लेकर कोई घोटाला नहीं हुआ था। सीएजी की वो चर्चित रिपोर्ट, और आप सबको याद होगा, एक ऐसी भ्रमित संख्या बल का उन्होंने विवरण किया उस रिपोर्ट के अंदर, जिसको किसी ने सही नहीं माना, लेकिन मीडिया के माध्यम से इतना झूठ प्रचार किया गया। 1,76,000 करोड़ का संभावित घाटा, स्पेक्ट्रम का कथित घोटाला, कोयले का कथित घोटाला, ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी।
कानपुर में जीका वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। रविवार को चकेरी क्षेत्र में 6 और जीका वायरस से संक्रमित रोगी मिले हैं। इन रोगियों में से 4 महिलाएं और अब तक मिले कुल 10 संक्रमितों में 3 एयरफोर्स कर्मी और 7 सिविलियन हैं। एयरफोर्स कर्मियों के बाद आम लोगों से जीका के हमले से हड़कंप मच गया है। शहर में अब तक जीका के कुल 10 रोगी पाए गए हैं, जिसके कारण चकेरी क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रोगियों के बढ़ने के कारण दिल्ली और लखनऊ में भी बेचैनी बढ़ गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र के संदिग्ध लोगों को उनके सैंपल लेकर केजीएमयू लखनऊ और पुणे भेजे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों के भी सैंपल लिए हैं। तक 10 मामले जीका के सामने आए हैं पॉजिटिव, और पहले दिन से ही एहतियाती कदम तो सारे ही उठाए जा रहे हैं। सारी निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। 50-60 टीमें बना के जो सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई की जा रही है। 50 टीमें सैंपलिंग के काम में लगी हुई हैं। 70 से 100 टीमें जो है रोज हाउस टू हाउस सर्विलांस का काम कर रही हैं। नगर निगम अपना फॉगिंग करा रहे हैं, साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं। सब तरह की निरोधात्मक कार्रवाई कर रही है। 3 किलोमीटर का जोन बना के कंटेनमेंट जो उसमें सारी एक्टिविटी सघन रूप से की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का असर मेरठ में भी देखने को मिल रहा है, जहां चोरी की गाड़ी काटने वाले कबाड़ियों पर कार्रवाई की जा रही है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रदेश में अब संरक्षण प्राप्त अपराधियों के दिन समाप्त हो गए हैं। मेरठ के कबाड़ियों को चोरी की गाड़ियों की कटिंग करके बेचना अब बीते दौर की बात हो जाएगी। योगी सरकार की पुलिस ने मेरठ के सोतीगंज इलाके में अवैध गाड़ी कटान करने वाले हाजी नईम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके यह सख्त संदेश दे दिया है। इस 1 साल में ही हम लोगों ने इसमें काफी प्रभावी कार्रवाई करते हुए, जैसे आपने देखा कि सोतीगंज में 2 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी अटैच की। इसी प्रकार से हम लोगों ने जितने लोगों की अवैध संपत्तियां थी वो पिछले अंतराल में हमने 54 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो उसको हमने अटैच किया है 14(1) के अंतर्गत, और लगातार ये अभियान हमारा प्रभावी रूप से चल रहा है। इस अपराधी के खिलाफ पहले की सरकारों ने कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण एनसीआर, हरियाणा और प्रदेश के कई हिस्सों की गाड़ियां इनके यहाँ कटिंग के लिए चोर पहुँचाया करते थे। इन अपराधियों ने इस अवैध व्यापार से करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली, जिसे योगी सरकार कुर्क कर रही है। सोतीगंज काफी कुख्यात क्षेत्र था, थाना सदर बाजार मेरठ क्षेत्र में, जहां पर ये उसकी कुख्याति ये थी कि दूर दूर से गाड़ियां चोरी होकर के आती थी और उसके बाद में यहाँ पे तुरंत ही जल्दी से जल्दी उसको काट करके उसके या तो पार्ट्स बेच दिए जाते थे स्पेयर पार्ट्स के रूप में, या उन गाड़ियों को ही परिवर्तित करके दूसरे रूप में उसको ढाल करके उसको यहाँ से बेचा जाता था। यानी एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा था, और ये नेक्सस कई स्तरों पर काम कर रहा था कि गाड़ियों की चोरी करने वाले, उसके बाद उन गाड़ी को ट्रांसपोर्ट करके यहाँ तक लाने वाले, यहाँ पर उसको उसके पार्ट्स निकालने वाले और फिर फर्दर उसको नया रूप दे करके बेचने वाले। ऑटोमोबाइल का और व्हीकल थेफ्ट का एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग यहाँ पे ऑपरेट करता था 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में। तो उनको आइडेंटिफाई करते हुए, चिन्हित करते हुए हमने पहले जो ऊपर की कतार में जो सबसे बड़े वाले माफिया थे उनको टारगेट किया, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकाली गई, उसकी छानबीन की गई, उन पे गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे लिखवाए गए। इस प्रोविजंस के अंदर खासकर कार्रवाई करते हुए हमने तकरीबन यहाँ के जो 32 बड़े माफिया थे उनको गैंगस्टर एक्ट में अलग अलग मुकदमों में शामिल किया, और उसमें अभी तक लगभग 15 करोड़ तक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। योगी सरकार के संस्थागत अपराध रोकने की इस कार्रवाई से आसपास के लोगों ने राहत की सांस ले ली है, क्योंकि इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होने से उनकी गाड़ियां सुरक्षित हो जाएंगी। रामेंद्र सिंह, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में गंगा उत्सव की शुरुआत की। गंगा उत्सव 1 से 3 नवंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। पूरे देश में 150 जिलों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इस उत्सव को मनाया जा रहा है। इस साल गंगा उत्सव समारोह आजादी के 75 साल और आजादी का अमृत महोत्सव के लिए चल रहे समारोह का हिस्सा है। इस वर्ष का उद्देश्य गंगा उत्सव 2021 को भारत के विभिन्न नदी घाटियों तक ले जाने और नदी उत्सव समारोह को बढ़ावा देना है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने गंगा उत्सव के माध्यम से
आम लोगों का नदी से जुड़ाव को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। पिछले 4 वर्षों से इस आयोजन ने नदियों से सभी वर्ग के लोगों का जुड़ाव स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम किया है। प्रयागराज में आज से 3 दिवसीय गंगा उत्सव का आयोजन शुरू हुआ। इसके तहत प्रयागराज के सभी गंगा तटीय ग्रामों में 3 दिनों तक वृहद स्वच्छता अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग के खिलाफ जागरूकता अभियान और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज प्रयागराज के सभी गंगा घाटों पर वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया और स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। गंगा की स्वच्छता के लिए शपथ और हस्ताक्षर अभियान का आयोजन भी किया गया है। तो गंगा के विभिन्न घाटों पर सफाई का कार्यक्रम जो आज हमने सवेरे यहाँ संगम में आयोजित किया। इसके अलावा जो गंगा के किनारे गंगा ग्राम हैं उनमें भी जगह जगह सफाई के कार्यक्रम हमारे विभिन्न रेंजों में जो गांव पड़ते हैं उनमें आयोजित किए जा रहे हैं और ये लगातार 3 दिनों तक चलेगा। इसके अलावा कल सवेरे हम जन जागरूकता के प्रसार के लिए एक गंगा मैराथन का आयोजन कर रहे हैं। ये अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से इंदिरा पार्क चौराहा तक कुल 5 किलोमीटर की दूरी है। इसमें महिला व पुरुष वर्ग की अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं और दोनों में ही हम विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भारतवर्ष में गंगा उत्सव को मनाया जा रहा है। देश के जितनी भी प्रमुख नदियां हैं, उसके गंगा के तट हो चाहे जमुना के तट हो, सभी सहायक नदियों के तट पे एक गंगा के उत्सव के रूप में श्रमदान किया जा रहा है, स्वच्छता अभियान किया जा रहा है, गंगा के लिए दौड़ किया जा रहा है। और यहाँ पर हम लोग आज सुबह से ही जो है 8 बजे से 11 बजे तक गंगा स्वच्छता का अभियान चालू किए हुए हैं, जिसमें किनारे की जितनी भी गंदगियाँ हैं उसको हम लोग एकत्रित किए हैं। साथ में घाट पे जो लोग यहाँ पर स्नाती हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, तीर्थयात्री हैं, उनको आज हम लोगों ने स्वच्छता के लिए जागरूक किया है। मथुरा में प्रधानमंत्री स्वनिधि वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना से रेहड़ी और खोमचे वालों को ऋण देकर रोजगार में मदद की जा रही है। जिला नगरीय विकास अधिकरण यानी डूडा के परियोजना अधिकारी रमेश कौशिक ने बताया कि इस योजना के तहत कुल 18,500 से अधिक लाभार्थियों ने पंजीयन कराए हैं, जिसमें से 15,900 से अधिक को ऋण की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस योजना के लाभार्थियों का ये कहना है कि ऋण की सहायता से वे अपनी आजीविका चलाने के साथ ही परिवार को भी मदद दे पा रहे हैं। वेंडर में 18,529 का हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसके सापेक्ष हमारा 15,922 जो है वो स्वीकृत कर दिया गया बैंकों द्वारा और 15,922 के सापेक्ष जो 14,140 का हमारा जो है ऋण वितरण किया जा चुका है, डिसबर्समेंट किया जा चुका है। लॉकडाउन में धंधा बिजनेस डाउन था और कमाई वगैरह कुछ हो ही नहीं रही थी। उसी दौरान मोदी जी की जो है स्कीम निकली, जो भी गरीब ठेल खोंचा वाले हैं उनको जो है 10,000 रुपये देने की स्कीम निकाली, जिससे कि अपना रोजगार बढ़ा सकें। मोदी जी की स्कीमों से जो वहाँ से पैसा 10,000 रुपये मिला, उससे हमारा काम रोजगार जो है चालू हो गया और बैंक की जो है किस्तें बरकरार चालू हैं। 2-4 किस्त रह गई हैं, वो जमा होती रहेंगी। ये बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत है सर। मेरा नाम इंद्रजीत है। मैं लॉकडाउन के चलते हुए हमको योगी जी ने बहुत बड़ी पहल की थी कि 10,000 रुपये का हमको रेहड़ी पटरी वालों को लोन दिया था और वो हमने उसको अच्छी तरह से चुका भी दिया और हमने 20,000 के लिए फिर दोबारा अप्लाई किया है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो रेहड़ी पटरी वालों के लिए ये पहल की है। ये बहुत अच्छी योजना है, जिससे कि रेहड़ी पटरी वालों को बहुत बढ़िया लाभ मिलने वाला है और आगे चल के भी बहुत लाभ मिल सकता है हमको। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।